हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश पांडे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को कितने प्रकार से क्लासीफाई किया जा सकता है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कि क्लासिफिकेशन अकाउंट्स में हमें पता होनी चाहिए कि अकाउंट्स को बच्चों दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। या तो आप मॉडर्न अप्रोच से उसको क्लासीफाई कर सकते हो या तो आप उसको ट्रेडिशनल अप्रोच से क्लासीफाई कर सकते हो। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बेस्ड अपॉन टू अप्रोचेस, या तो मॉडर्न अप्रोच या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो हम वन बाय वन करके दोनों पढ़ेंगे। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर हम बात करें तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो अकाउंट्स हैं उनको टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1 इन्होंने कहा है एसेट्स। नंबर 2 इन्होंने कहा है कैपिटल। नंबर 3 पे लेके आई ये लायबिलिटी। सीक्वेंस का कोई ये मतलब नहीं है कि एसेट नंबर 1 पे होता है, मतलब टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो 1 एसेट है, सेकंड कैपिटल है, एक लायबिलिटी है। 4th नंबर पे आता है आपका रेवेन्यू। 5th एंड लास्ट नंबर पे आपका आता है एक्सपेंस। तो एज पर मॉडर्न अप्रोच 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं सारे अकाउंट्स को। असेट, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। और अगर हम बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को सबसे पहले क्लासीफाई किया गया है सिर्फ 2 कैटेगरी के अंदर। सबसे पहला जो है उसे कहते हैं इम्पर्सनल। सबसे पहले को बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, यानी कि जो पर्सनल नहीं है। और दूसरा है आपका पर्सनल, यानी कि जो पर्सनल है, यानी कि 2 हिस्से में क्लासीफाई किया गया है। जो इम्पर्सनल, जो पर्सनल ना हो, और दूसरे जो पर्सनल हों। इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है 2 पार्ट में। अभी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा इसमें क्या क्या होता है। इम्पर्सनल फिर से फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में। एक हो जाता है आपका रियल अकाउंट और दूसरा हो जाता है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो अकाउंट को बेसिकली जो क्लासीफाई किया गया है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, वो इम्पर्सनल और इम्पर्सनल और पर्सनल, और इम्पर्सनल को फिर से डिवाइड कर दिया गया है रियल और नॉमिनल अकाउंट के अंदर। पर्सनल अकाउंट की भी कैटेगरी बनाई गई है। पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरी में, यहाँ मैं नीचे आके लिख दे रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पर्सनल अकाउंट की भी 3 कैटेगरीज़ हैं जिसमें पर्सनल अकाउंट को डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें से सबसे फर्स्ट नंबर 1 आता है आपके पास, जिसे बोलते हैं नेचुरल। सर क्या होता है नेचुरल, अभी बात करेंगे। दूसरा होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव, एंड थर्ड एंड लास्ट होता है आर्टिफिशियल। तो पर्सनल अकाउंट को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में, नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव एंड आर्टिफिशियल। तो ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, बेसिकली अकाउंट्स को ऐसे ही क्लासीफाई किया जा सकता है। अगर आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें तो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच में देखें तो इम्पर्सनल और पर्सनल 2 पार्ट में से डिवाइड किया जाता है। इम्पर्सनल को बाद में फिर से डिवाइड कर दिया जाता है रियल में और नॉमिनल में, और पर्सनल डिवाइड हो जाता है नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव और आर्टिफिशियल में। क्लियर है? तो अब हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच में डिटेल में हम समझते हैं कि ये सारे जो अकाउंट्स हैं इनका मीनिंग क्या बनता है। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में जो असेट्स हैं सबसे नंबर 1 पे आते हैं, और असेट्स को क्लासीफाई किया गया है 2 पार्ट में। नंबर 1 इज़ फिक्स असेट्स, नंबर 2 इज़ करेंट असेट। फिक्स असेट कौन से असेट्स होते हैं? फिक्स असेट वो होते हैं जिसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल से ज़्यादा कम से कम मिलता है। यानी कि अगर आपने कोई फिक्स असेट खरीदा और उसका बेनिफिट आप 1 साल से ज़्यादा ले सकते हैं तो आपके फिक्स असेट की कैटेगरी में रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर बेनिफिट आपका 1 साल के अंदर कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी कि बेनिफिट आपका लेस देन 1 ईयर है,
तो इसका मतलब ये आपका एसेट जो है ये करंट एसेट की कैटेगरी में आएगा। फिक्स एसेट फिर से क्लासीफाई कर दिए जाते हैं दो पार्ट में, जिसमें से एक को बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स और दूसरा हो जाता है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में ये आ जाते हैं। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन मन में आता है कि सर टेंजिबल एसेट कौन से होते हैं और इनटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं। तो मैं आपको अब ये बात डिटेल में समझाने चल रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से पहले समझते हैं। हमने एसेट को क्लासीफाई किया दो पार्ट में, एक को हमने किया फिक्स एसेट और दूसरे को हमने क्लासीफाई किया करंट एसेट में। करेक्ट है। तो एक एक करके बात करते हैं फिक्स एसेट के ऊपर। तो फिक्स एसेट के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहां पे हम ले सकते हैं सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। आप बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग आपके हिसाब से फिक्स एसेट है या नहीं है? सोच के बताओ। अगर हम या कोई भी कंपनी एक लैंड परचेज करती है, उसके ऊपर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाती है, तो उसको कम से कम 1 साल तो यूज़ करती ही करती है। यहाँ तो मैं कम से कम 1 साल बोल रहा हूँ। आमतौर पे लैंड एंड बिल्डिंग अगर एक बार कंपनी ने या किसी भी पर्सन ने उसे ख़रीद लिया तो उसे कई सालों तक यूज़ करता है। तो इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग आपका कवर हो जाता है फिक्स एसेट की कैटेगरी में। नंबर 2 आपके पास आ गया प्लांट एंड मशीन। प्लांट से यहाँ पे प्लांट का मतलब वो प्लांट नहीं है, यहाँ प्लांट का मतलब है फैक्ट्री। तो फैक्ट्री एंड मशीन्स, तो जो मशीन है और जो फैक्ट्री है वो भी आपके लिए फिक्स एसेट की कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद फर्नीचर्स हो गए एंड फिटिंग्स हो गए। फर्नीचर तो आप जानते हैं, फिटिंग्स का मतलब ऐसे फर्नीचर जो आम तौर पे फिक्स रहते हैं, लाइक अलमारी वगैरह जो अलमीरा होती है वो जो फिक्स होती है, या जो शोकेस वगैरह अच्छे अच्छे कंपनियों ने लगा रखे हैं, वो सब आपके फर्नीचर एंड फिटिंग्स में आ जाते हैं। फ़ैन वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें फिटिंग्स में कवर हो जाती हैं। ये सारे आपके फिक्स एसेट चल रहे हैं। और फिक्स एसेट के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये सारे आपके, जहाँ पे मैं टी लिख रहा हूँ, टी फॉर टेंजिबल, ये सारे आपके टेंजिबल हैं। टेंजिबल का मतलब क्या होता है ये तो सर आपने बताया नहीं, तो पहले मैं यहीं पे लिख दूं टेंजिबल का मीनिंग क्या बनता है। टेंजिबल एसेट वो होते हैं विच कैन बी टच्ड एंड सीन, विच कैन बी टच्ड एंड सीन। टेंजिबल एसेट्स में वो आते हैं जो टच भी किए जा सकते हैं, विच कैन बी टच्ड एंड सीन, यानी कि जो जो एसेट आप देख सकते हो और छू सकते हो वो सारे टेंजिबल हैं। करेक्ट है। और इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जिसको आप ना तो छू सकते और ना देख सकते, विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, जिसको ना तो आप देख सकते हो और ना जिसको आप छू सकते हो। जिसको देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, वो सारे आपके कवर हो जाते हैं इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर एसेट ये कैसे हुए? एसेट का मतलब तो संपत्ति है। तो जब आप किसी एसेट को छू ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, तो आपके लिए एसेट कैसे हो गए? अभी समझाता हूँ। एसेट का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जिस पे कंपनी की ऑनरशिप हो और जो कंपनी को बेनिफिट देते हैं। तो जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, कंपनी को अगर इंटेंजिबल एसेट्स से बेनिफिट मिलता है तो वो इंटेंजिबल एसेट भी कंपनी के लिए एसेट ही माने जाते हैं, चाहे उन एसेट्स को देखा जा सके चाहे ना देखा जा सके। कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल इंटेंजिबल एसेट्स के, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे लिखे सारे आपके पास टेंजिबल में है। अब इंटेंजिबल पे अगर हम बात, ये टेंजिबल में है। इंटेंजिबल पे अगर हम बात करें तो गुडविल, गुडविल कंपनी के पास जो है फिक्स एसेट है और ये इंटेंजिबल की कैटेगरी में आता है। गुडविल इंटेंजिबल की कैटेगरी में आता है। गुडविल किसी भी कंपनी का नाम होता है जो मार्केट में पहचाना जाता है। कस्टमर प्रोडक्ट को उसके नाम से परचेज़ कर लेते हैं बिना उस पर डाउट किए हुए कि उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या ख़राब है। तो अगर मार्केट में किसी भी कंपनी ने अपना नाम बना लिया, गुडविल बना ली, तो वो इंटेंजिबल एसेट है और बाद में उसी नाम की वजह से कंपनी को नए नए कस्टमर मिलते रहते हैं, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती रहती है। नंबर 5 पे अगर हम बात करें पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है जो कंपनी के पास टेक्नोलॉजी होती है। जैसे अगर मैं आप बात करूं अभी, तो पेटेंट जैसे आप लोग जो फ़ोन यूज़ करते हो उसमें एंड्रॉयड है या
एप्पल के फ़ोन में आप देखो तो उसमें iOS है, तो ये पेटेंट है, ये टेक्नोलॉजी है। iOS की टेक्नोलॉजी किसके पास है? एप्पल के पास है। और एंड्रॉयड की टेक्नोलॉजी किसके पास है? गूगल के पास है। तो गूगल और एप्पल ये अपनी टेक्नोलॉजी से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते हैं और दुनिया में अपना नाम इन्होंने बना रखा है। तो पेटेंट इनके लिए एसेट का काम करता है। पेटेंट इनके लिए एसेट का काम करता है। जिस चीज़ से भी बेनिफिट मिल रही है कंपनी को और कंपनी की जिसके पास ऑनरशिप है, सेम टू सेम वो चीज़ें जो हैं कंपनी के लिए एसेट काउंट होती हैं। और एक हो गया आपका ट्रेडमार्क, एक हो गया आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क सर ये कैसे एसेट हुआ? ट्रेडमार्क एसेट इसलिए हुआ कि आपने देखा होगा कि छोटी कार जो 5 लाख की आती, 10 लाख की आती, उस कार में भी बैठ के वैसे ही चला जाता है, लेकिन लोग फिर 50 लाख की कार भी खरीदते हैं। मोबाइल फ़ोन 5,000 का भी आता है, 10,000 का भी आता है और लोग फ़ोन 1.5 लाख का भी खरीदते हैं। वो एक स्टेटस सिंबल हो जाता है। तो जो ट्रेडमार्क होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो अपने आप में एसेट होता है अगर उस कंपनी ने अपना प्रोडक्ट मार्केट में हिट कर लिया तो। अगर आप किसी शोरूम में जाते हैं और आपको एक टीवी परचेज करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप जो टीवी खरीदेंगे वो ऐसे ही ब्रांड का खरीदेंगे जिसको लोग जानते पहचानते हों। कोई भी ऐसा ब्रांड आप नहीं उठाना चाहेंगे अगर बजट की दिक्कत ना हुई कि जिसको लोग जाने पहचाने नहीं। तो आप अगर टीवी खरीदेंगे तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का परचेज़ करेंगे, लाइक सोनी, सैमसंग, LG। ये एक एग्जांपल्स हैं, बात समझ में आती है? तो ये कंपनी के पास कुछ फिक्स एसेट के एग्जांपल थे। फिक्स एसेट को क्लासीफाई किया जाता है फिक्स एसेट और करंट एसेट के अंदर। ये बात हमारी अभी हो रही है किसके ऊपर? फिक्स एसेट्स के ऊपर। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम चलते हैं अगले पेज पर करंट एसेट्स के ऊपर और देखते हैं करंट एसेट्स क्या होते हैं। अब हम अगर एग्जांपल्स लें अपने पास करंट एसेट्स के, एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स। अब एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट पे हम बात करें तो करंट एसेट में हमारे पास आते हैं बहुत सारे एसेट। पहला है हमारे पास जो किसी भी कंपनी के पास खुद का कैश बैलेंस होता है, वो कैश बैलेंस अपने आप में एक एसेट है। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि करंट एसेट में वही सारे एसेट काउंट होंगे जिसका बेनिफिट 1 साल से कम कंपनी ले सकती है। तो अगर किसी भी कंपनी के पास कैश बैलेंस है तो उस कैश को कंपनी कब तक रख सकती है? ऑब्वियस सी बात है, कैश है तो कंज्यूम होगा, खर्च होगा, फिर कमाना पड़ेगा। तो कैश बैलेंस हो गया, ये एक एसेट है कंपनी का, लेकिन करंट एसेट है क्योंकि कैश जो आपके पास है, सेम कैश आप कई साल तक यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ करोगे तो कैश कम होता रहेगा। लेकिन अगर मैं पीछे जाके फिक्स एसेट पे बात करूँ तो फिक्स एसेट, अगर आपके पास एक बिल्डिंग है, आप उसको जितना मर्जी यूज़ करते रहो, थोड़ा बहुत डेप्रिशिएट होगी लेकिन ख़त्म नहीं हो जाएगी। नंबर 3 पे बात करते हैं किसी भी दुकान में, किसी भी बिज़नेस के अंदर जो स्टॉक है, जो माल पड़ा हुआ है, वो स्टॉक आपके लिए करंट एसेट है। डेटर्स, डेटर्स, डेटर्स किसे कहते हैं? डेटर्स इज़ अ पर्सन, डेटर इज़ अ पर्सन, इज़ आर जो भी है लगा लेना। डेटर इज़ अ पर्सन टू whom we have sold गुड्स ऑन क्रेडिट। जिसको हमने सामान उधार बेचा है वो हमारे लिए डेटर है। और अगर हमने सामान उसको उधार बेचा है, क्रेडिट का मतलब हमने उसको क्रेडिट में सेल किया है, तो इन फ्यूचर वो हमें हमारा अमाउंट वापस करेगा। तो फ्यूचर में हमें किसी पर्सन से कोई अमाउंट रिसीव करना है तो इसलिए वो कवर हो रहा है हमारे पास करंट एसेट के अंदर। हमारे लिए वो पर्सन एसेट है क्योंकि फ्यूचर में हमें उससे कुछ ना कुछ मिलेगा। बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल भी सेम टू सेम क्रेडिट सेल से ही राइज होते हैं। हमने किसी को सेल किया क्रेडिट में और क्रेडिट में सेल करने के बाद सामने वाले पर्सन ने हमें एक प्रॉमिस दिया रिटर्न कि मैं आपको उस पर्टिकुलर डेट पे अमाउंट दे दूंगा। तो जो रिटर्न प्रॉमिस हमारे पास है, जिसकी कॉपी होती है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है चेक की तरह, वो बिल रिसीवेबल कहलाता है। इस बिल रिसीवेबल के ऊपर साफ साफ लिखा होगा सेल का अमाउंट क्या है, सेल किसको किया गया है और परचेज़ करने वाला जो व्यक्ति है किस डेट पर प्रॉमिस करके जा रहा है कि वो हमें अमाउंट दे देगा। तो कंपनी इस BR को अपनी कस्टडी में रखती है एज एन एसेट। इसी तरीके से और भी करंट एसेट्स होते हैं। फिलहाल के लिए इतने काफ़ी हैं समझने के लिए आपके लिए कि जो करंट एसेट होते हैं वो एसेट होते हैं जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर कंज्यूम हो जाता है। यस और नो। अब अगले आइटम पे चलते हैं। 5 हेड होते हैं, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। तो हमने एसेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2। नंबर 2 पे हम आ चुके हैं। हम बात करेंगे कैपिटल की। कैपिटल किसे कहते हैं?
कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज एन अमाउंट और capital is an amount or asset invested into the business by its owner. कैपिटल का मतलब होता है कि जो भी बिजनेसमैन है, जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस को चलाने के लिए एक अमाउंट की ज़रूरत होती है। जो अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, वो कैपिटल कहलाती है। अब एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो मिस्टर राम ने सोचा कि मैं एक दुकान खोलूँगा, एक शॉप वो स्टार्ट करेंगे। शॉप इनकी होगी गारमेंट्स की, कपड़ों की दुकान ये खोलेंगे। अब ये जो शॉप की दुकान ये खोलेंगे, जो गारमेंट्स की दुकान ये खोलेंगे, तो बच्चों इस शॉप में क्या करना होगा? इस शॉप में सबसे पहले कपड़े खरीद के लाए जाएंगे, और कपड़े जब खरीदेंगे तो उसके बाद ही सेल कर पाएंगे। और कपड़ा खरीदना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो इस शॉप को फर्निश कराना पड़ेगा। इसमें फर्नीचर एंड फिटिंग्स लगवाने पड़ेंगे ताकि जो कपड़े आएँ वो प्रॉपर रैक में रखे जाएँ। येस और नो? अपने बैठने के लिए चेयर वगैरह परचेज़ करनी पड़ेगी। येस और नो? और अगर ठीक ठाक जगह पे काम करना चाहते हो, थोड़ा स्टैंडर्ड पे करना चाहते हो, तो दो चार नहीं, मान लो 1-2 एसी आपको लगवाने पड़ेंगे। तो राम को सबसे पहले इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? फंड्स की। फंड्स का मतलब पैसे की। तो ये जो पैसा ये बिज़नेस के अंदर लगाएंगे, यही पैसा कहलाएगा कैपिटल। यही पैसा कहलाएगा कैपिटल, क्योंकि इस कैपिटल के थ्रू ही अपनी शॉप की शुरुआत कर पाएंगे। यस और नो? लेकिन यहाँ मीनिंग में मैंने लिखा है कि कैपिटल इज़ एन अमाउंट। कैपिटल अमाउंट भी है और एसेट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। एसेट इन्वेस्टेड का मतलब क्या हुआ? अब राम ने जो शॉप खोली, उस शॉप में मान लो एक एसी की ज़रूरत थी। एसी मार्केट में मान लेते हैं 40,000 का है, तो राम को 40,000 का एसी परचेज करना पड़ेगा। यस और नो? लेकिन राम ने क्या देखा कि राम के घर में एक एसी फालतू पड़ा हुआ है। राम के घर में, राम जहाँ पर रहते हैं, राम ने देखा कि उनके घर में एक एसी फालतू पड़ा हुआ है। तो राम ने घर का वो एसी उठाया और वो भी जाके अपने इस शॉप के अंदर लगा दिया। तो राम के थ्रू, और मान के चलते हैं कि राम ने जो बिज़नेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया वो 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो राम के थ्रू राम की शॉप में कितने की इन्वेस्टमेंट हुई? 1 लाख की या 1,40,000 की? सर टोटल जो इनकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी वो कहलाएगी 1,40,000। यानी कि अगर राम से पूछा जाए कि राम आपकी टेक कैपिटल कितनी बनी बिजनेस के अंदर, तो राम बोलेंगे सर मेरी कैपिटल बनी 1,40,000। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि राम ने एक तो अमाउंट इन्वेस्ट किया 1 लाख का, और एक एसेट भी इन्वेस्ट किया। जो एसेट उनके घर पे पड़ा था वो उनका पर्सनल था, उसको बिज़नेस में लगा दिया। तो बिज़नेस में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई वो हो गई 1,40,000 रुपीज़। क्लियर? ठीक है जी। अब आगे चलते हैं और नंबर 3 पे पहुंचते हैं। और नंबर 3 जो हमारे पास है वो है लायबिलिटी। अब हम बात करेंगे लायबिलिटी के ऊपर। लायबिलिटी, अब लायबिलिटी बेसिकली होती क्या है? लायबिलिटी बेसिकली है उधार। जो बिज़नेस ने उधार लिया है, बोरो किया है, या कोई एक्सपेंस था जिसको अनपेड रखा हुआ है, यानी कि एक्सपेंस हुआ लेकिन उसको पे नहीं किया। तो लायबिलिटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ बोरोविंग्स। बोरोविंग का मतलब होता है उधार लेना, और अनपेड एक्सपेंसेस। आपने कहीं से लोन ले लिया तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगा। चाहे वो लोन आप बैंक से ले लो, चाहे वो लोन अपने फ्रेंड से ले लो, चाहे वो लोन आप अपने पड़ोसी से ले लो। अगर आप किसी से भी लोन ले लेते हो तो वो लोन आपके लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गई। या फिर अनपेड एक्सपेंसेस। अनपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आपके पास कोई एम्प्लॉय काम करता है, उसकी सैलरी की डेट आ गई, आपको सैलरी पे करनी चाहिए, आप कंपनी हो, आपने उसको सैलरी नहीं पे की। तो अगर आपने सैलरी नहीं पे की तो बच्चों ये अनपेड एक्सपेंस लायबिलिटी हो जाएगा। क्योंकि इस मंथ भले आपने उसको सैलरी नहीं पे की, अगले मंथ जब आप सैलरी पे करोगे तो इस मंथ की भी पे करोगे, नेक्स्ट मंथ की भी पे करोगे। रेंट, बिजनेस जिस प्रेमिसेस के अंदर चलता है उस प्रेमिसेस का रेंट पे करना था, लेकिन कंपनी के पास फंड्स नहीं है तो कंपनी ने अभी रेंट पे नहीं किया,
लेकिन नेक्स्ट मंथ जब रेंट पे करेंगे तो दोनों रेंट इकट्ठे पे करने पड़ेंगे। तो सैलरी अनपेड रह गई तो भी लाइबिलिटी बन गई, रेंट अनपेड रह गया तो लाइबिलिटी बन गया। कोई भी एक्सपेंस अगर अनपेड रह गया तो लाइबिलिटी बन जाता है। हमारे घर बच्चों, हमारे घर लाइट का बिल आया, अब लाइट का बिल अगर हम पे कर देते हैं ऑन टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपेंस हुआ पे कर दिया। लेकिन लाइट का बिल आया और हमने उसको पे नहीं किया। अब लाइट का बिल आया और अगर हमने उसको पे नहीं किया तो क्या हुआ? सिंपल है, अगले महीने जब लाइट का बिल हम भरेंगे तो उसमें प्रीवियस मंथ का जो अमाउंट है वो ऐड होके आएगा, यानी कि हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई। यस और नो? तो लाइट का बिल टाइम पे भरा तो हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं आया, लाइट का बिल अगर हमने टाइम पे नहीं भरा तो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई, एक कर्जा आ गया। यस और नो? तो लाइबिलिटी के अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले लें, अगर आपने कहीं से सामान, यहाँ मैं बोरोविंग की बात कर रहा हूँ, बोरोविंग तो कहीं से हमने जब कैश को उधार लिया, कैश को उधार ना लेके अगर हम कहीं से सामान उधार खरीद लेते हैं तो वो भी आपकी लाइबिलिटी में ही कवर हो जाता है, मतलब गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अगर हमने सामान को उधार परचेज कर लिया है तो वो भी हमारी लाइबिलिटी में कवर हो जाता है। नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो ये पहला नाम आ गया क्रेडिटर। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में कौन होता है? क्रेडिटर वही व्यक्ति है जिससे हमने सामान उधार खरीदा है। फ्रॉम होम वी मतलब कंपनी, वी हैव परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जिससे हमने सामान उधार परचेज किया है। इसी तरीके से क्रेडिटर के साथ बिल्स पेबल दूसरी लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल सेम टू सेम बिल्स रिसीवेबल जो एसेट के अंदर था उसका वाइस वर्सा है। बिल्स पेबल में क्या है, हमने जिससे सामान उधार खरीदा, अब हमने उसको एक रिटर्न प्रॉमिस दिया, तो इस बिल के ऊपर इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है लाइक चेक। तो इस बिल के ऊपर हमने अपना नाम लिखा है, सामने वाले ने अपना नाम लिखा है, मतलब दोनों, बायर कौन है सेलर कौन है, दोनों के नाम हैं, और किसको अमाउंट देना है, कितना अमाउंट देना है और किस डेट पे देना है, वो सब इस पर डिक्लेयर होता है। तो बिल्स पेबल की कस्टडी उसी व्यक्ति के पास रहती है जिसको इस बिल के थ्रू अमाउंट रिसीव होना है। यानी कि अगर हमने सामान उधार खरीदा है तो जिससे हमने सामान बच्चों उधार खरीदा है ये बिल वो रखेगा, और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो इसी बिल को, जिसे हम बिल्स पेबल बोल के अपनी बुक्स में लाइबिलिटी दिखा रहे हैं, ये उसको एसेट दिखाएगा बिल रिसीवेबल बोल के। यानी कि सेम बिल है, जिसको अमाउंट पे करना है बिकॉज ऑफ दिस बिल वो बिल्स पेबल कहता है, क्योंकि ये बिल्स ऐसे हैं जिसको पे करना है, अमाउंट देना है जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, और जिसको अमाउंट मिलना है वो इसको बोलता है बिल्स रिसीवेबल, एसेट मानता है, क्योंकि ये बिल्स उसके एंगल से ऐसे होते हैं जो रिसीवेबल हैं, फ्यूचर में इनसे अमाउंट आएगा। क्लियर है? उसके बाद हम आ गए बैंक ओवरड्राफ्ट पर। सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जो बैंक ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट पे एक फैसिलिटी होती है जिसमें अगर आपके बैंक में जितना भी अमाउंट है, ज़रूरत पड़ने पे आप उससे कुछ पैसा एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। तो अगर आपके अकाउंट में मान लो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 10,000 है, पहले तो ये बात कंफर्म होनी चाहिए, ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ मिलती है करंट अकाउंट के ऊपर। जैसा कि आप जानते हो कि बैंक अकाउंट 2 प्रकार के खोले जा सकते हैं, एक सेविंग बैंक अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट वो लोग खोलते हैं जिनका बिजनेस नहीं होता है, ये पर्सनल अकाउंट होता है उनका, और करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के लिए ओपन किया जाता है। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और कुछ बैंक आजकल देते भी हैं तो बहुत मिनिमम, बहुत कम अमाउंट देते हैं। फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, विड्रॉल की फैसिलिटी ज़्यादा होती है, करेक्ट है। और बैंक ओवरड्राफ्ट में एक फैसिलिटी भी होती है कि जितना अमाउंट आपके बैंक में है, अगर आपके बैंक में मान लो बैंक बैलेंस 10,000 का है, तो भी आप अगर विड्रॉ करना चाहें 10,000 से ज़्यादा, सपोज़ आप विड्रॉ करना चाहते हैं 12,000, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि बैंक में है 10,000 लेकिन आपने विड्रॉ कितना कर लिया, 12,000, तो आपका जो 2,000 एक्स्ट्रा विड्रॉ हो गया बैंक से, तो बैंक आपके ऊपर लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा 2,000, तो उसे बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। इसी तरीके से आप लोन ले लेते हैं किसी से, तो लोन फ्रॉम बैंक या लोन फ्रॉम एनी पर्सन, कोई भी आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड, आपका नेबर, कोई भी हो सकता है। तो कहीं से भी आप लोन लेते हैं, बोरोविंग, वो आपकी लाइबिलिटी में कवर होती है। और कोई भी अनपेड एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस हो गया और आपने उसको पे नहीं किया तो वो अनपेड है। एक्सपेंस हो गया लेकिन आपने पे किया,
पे नहीं किया। तो अनपेड कैसे बन जाता है? आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपको भूख लगी थी, वो आपकी जानकारी का आपको जानने वाला रेस्टोरेंट था, आपने वहाँ पे बैठ के जी भर के खाया। जब बिल की बात आई तो आपने बोला अभी तो पैसे नहीं हैं, मैं आपको जो अमाउंट है वो नेक्स्ट वीक पे कर दूंगा। तो एक हफ्ते तक आपके ऊपर उधार चढ़ गया। तो ये लायबिलिटी के तौर पर आपके ऊपर रहेगा तब तक जब तक आप उसको पे नहीं कर देते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सर ये क्या होता है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है कि आप या बिजनेस को कोई ऐसी इनकम मिली है जो एडवांस में मिली है, यानी कि बिजनेस ने अभी उसके लिए काम नहीं किया है। एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं कि हमारा एक बिज़नेस है और हम फर्नीचर सेल करते हैं। तो हमारे पास कोई बायर आया और उसने आके हमें कहा कि मुझे एक पर्टिकुलर डेट पर, फ्यूचर की कोई डेट बताई। जैसे कि अगर मैं करंट की बात आज करूँ तो आज है 31 जुलाई 2020। तो 31 जुलाई 2020 को हमें ऑर्डर दिया किसी ने और बोला कि दिसंबर में एक फ़र्नीचर है जो आप डिलीवर करेंगे। तो हमने अमाउंट ले लिया, एडवांस ले लिया और दिसंबर में हम उसको फ़र्नीचर डिलीवर कर देंगे। तो फ़र्नीचर अभी हमने डिलीवर तो नहीं किया, लेकिन उस पर्सन से हमने अमाउंट तो ले लिया। तो वो अमाउंट हमारी इनकम बनेगा। लेकिन इनकम आज नहीं बनेगा, इनकम तब बनेगा जब हम उसको फ़र्नीचर डिलीवर करेंगे। मित्रों बात आ रही है समझ में? यानी कि वो हमारी इनकम तब बनेगी जब हम उसको फर्नीचर डिलीवर करेंगे और हम डिलीवर करेंगे उसको दिसंबर में। यस और नो? तो जो अमाउंट हमारे पास आ चुका है वो अमाउंट हमारे लिए एज अ लायबिलिटी माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि दिसंबर से पहले वो व्यक्ति हमारे पास आ जाए और हमें बोले कि सर अब ज़रूरत नहीं है, तो हम उसका पूरा अमाउंट नहीं रख पाएंगे। कुछ काट लेंगे पेनल्टी के तौर पर, लेकिन सारा अमाउंट तो उसका हम नहीं रख पाएंगे। यस और नो? तो कोई भी इनकम एडवांस में अगर ले ली जाती है तो आपके पास, हमारे पास, बिजनेस के पास एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है। क्लियर है? नंबर 3 के बाद अभी हम मॉडर्न अप्रोच के अंदर चल रहे हैं। नंबर 4 पे आते हैं हम, और नंबर 4 पे अब हम देखेंगे। नंबर 4 पे नंबर आ चुका है हमारे पास रेवेन्यू। मैं आप लोगों को बता दूं कि नंबरिंग का कोई रोल नहीं है कि नंबर 1 पे एसेट आता है, नंबर 2 पे कैपिटल। टोटल 5 कैटेगरी हैं, टोटल 5 कैटेगरी हैं, तो 5 कैटेगरी में किसी को तो 1 और 2 पे लिखना ही पड़ेगा ना। तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज बेसिकली इनकम ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू इज व्हाट? रेवेन्यू इज इनकम ऑफ बिजनेस फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और बाय providing services, और by providing services। करेक्ट है? तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आता है कि रेवेन्यू किसे बोलते हैं? तो रेवेन्यू इनकम है। जो भी पैसा आप रिसीव करते हो, जो भी पैसा आप कमाते हो, कहाँ से? सेल ऑफ गुड्स। अगर आप सामान बेचते हो, अगर आप ट्रेडर हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, तो आप सामान बेचोगे, फिर आपकी इनकम आएगी। हम अगर बात करें टाटा की, तो टाटा कार बनाता है, टाटा नमक बनाता है, और टाटा कंपनी बहुत कुछ बनाती है। यस और नो? तो ये जो बेचते हैं वो सेल ऑफ गुड्स हैं इनके लिए। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर्विसेज क्या होती है? आप अगर देखें तो प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर्विसेज में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? डॉक्टर्स हैं। आप अगर डॉक्टर्स के पास जाएं तो डॉक्टर्स क्या आपको कोई सामान सेल करते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी उनकी इनकम होती है। सीए हैं, हम लोग हैं। और उसके बाद हम बात कर लें, अगर सिनेमा हॉल्स हैं आपके पास, सिनेमा हॉल्स में क्या कोई सामान सेल किया जाता है? टीचर हैं, ये अगेन हम लोग हो गए। ये सब लोग क्या करते हैं? ये लोग क्या सामान बेचते हैं? नहीं, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यस और नो? तो जो भी इनकम इनके पास आती है, अगर वो मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, मर्चेंट हैं, तो वो सेल करेंगे और जो उनके पास अमाउंट आएगा वो रेवेन्यू कहलाएगा। ये प्रॉफिट नहीं है, दिस इज़ रेवेन्यू, दिस इज़ रेवेन्यू। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सेल के एंगल से कि मान लो एक पेन सेल किया, एक पेन सेल किया 100 में, येस और नो, और इसको बनाया था 90 में, तो जो डिफरेंस आ रहा है ना 10 रुपये का, ये रेवेन्यू नहीं है, ये रेवेन्यू नहीं है, ये है आपका प्रॉफिट। रेवेन्यू आपका वो है जो टोटल अमाउंट आपने रिसीव किया है, तो रेवेन्यू यहाँ पे पूरा का पूरा 100 माना जाएगा।
रेवेन्यू इज़ 100, रेवेन्यू इज़ 100। और ये जो 10 रुपये का एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास आया है, क्योंकि हमने 90 का आइटम 100 में बेचा, तो ये जो 10 का एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास आ रहा है ये हमारे लिए प्रॉफिट कहलाएगा। यस और नो? ओके सर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बेसिकली आपको ये हेडिंग पता होनी चाहिए, मेन आइटम, कि सेल करके या सर्विस प्रोवाइड करके जो भी अमाउंट आप रिसीव करते हो वो आपके लिए रेवेन्यू है। फिफ्थ एंड लास्ट, अंडर मॉडर्न अप्रोच, एक्सपेंसेस। बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पर, वो सारे आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब एक्सपेंसेस के बारे में क्या समझाया जाए, एक्सपेंसेस तो खुद ही एक्सपेंसेस हैं, तो मैं यही लिख सकता हूँ, एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जो खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे आपके कवर हो जाते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर। अगर मैं एग्जांपल की बात कर लूँ तो रेंट ले लो आप, सैलरी ले लो आप, क्योंकि रेंट की कोई लिस्ट नहीं बन सकती क्योंकि ये अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं। वेजेस ले लो आप, रिपेयर, बैड डेप्ट, जो हमारे डेटर्स हैं, हमने जिसको सामान सेल किया है वो कुछ पैसे लेके भाग जाते हैं या किसी कारणवश वो अब हमें फ्यूचर में पैसे नहीं देंगे, तो वो पैसा हमारा डूब गया। तो जो पैसा हमारा डूब गया, हमारे डेटर से जो पैसा हमें नहीं मिलेगा, वो बैड डेप्ट कहलाता है। यस और नो? इसी तरीके से बहुत सारे, इसकी लिस्ट कितने भी आइटम लिखें कम है, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है आपके पास। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का मतलब बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं। क्लियर है? तो ये आज की वीडियो में हम सिर्फ बात कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच के ऊपर। वीडियो स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में किया गया है, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके बाद हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर। तो अगर आपने हमारे इस वीडियो से कुछ सीखा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।